हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने टाइप 6 प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पोस्ट किए थे। प्रॉब्लम नंबर 40, प्रॉब्लम नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 42 और प्रॉब्लम नंबर 43। ठीक है, तो आज के भी इस वीडियो में हम लोग टाइप 6 प्रॉब्लम को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम लोग जो है 3 सवाल सॉल्व करेंगे। पहला है प्रॉब्लम 44 जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 45 जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, और प्रॉब्लम नंबर 46 जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, तो इस पर्टिकुलर सवाल में बोल रहा है आपसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि आपके पास एक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके चलना है 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये जो आपका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा अगर कन्वर्जन फॉर्मूला जो होता है आपका यूज किया जाए, C बराबर 5/9 F-32। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है ये सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में चेंज करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र जो है ये आपका है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना हमको जो है इस C की मदद से हमको F तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये, C की मदद से हम लोग F तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है सवाल में, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HCl होता है। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन कितना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मान लेते हैं C है। C क्यों, क्योंकि C सेल्सियस को डिनोट करता है। ठीक है, और ये सेल्सियस तापमान जो कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, 30 से लेकर के 35 के बीच में होना चाहिए। यही बोल रहा है सवाल में कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि सेल्सियस में है वो जो है 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। तो 30 और 35 के बीच में होने का मतलब हो गया कि आप 30 से बड़ा होंगे और 35 से कम होंगे। चलिए अब हमको क्या करना है हमको जो है इस C को F में चेंज करना है। तो C को F में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमको सवाल में दिया हुआ है एक फॉर्मूला, C बराबर है 5/9 F-32। C बराबर है 5/9 F-32। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है C बराबर है 5/9 F-32। ठीक है, C बराबर जो है 5/9 F-32 ये हमको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस C के जगह पर हम लोग जो इसको बैठा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से आएगा आपके पास 30 से बड़ा, C का फॉर्मूला लगा दीजिए 5/9 F-32, 5/9 F-32 इज लेस देन 35। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हम अगर F तक किसी तरह पहुंच जाएं तो जो मेरा ये जो एक्सट्रीम रेंज होगा जो अभी 30 और 35 है, तो जो अगर हम F तक पहुंच जाएंगे तो वो हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, तो क्या करो, तीनों पक्ष को जो है पहले 9 से गुना कर दो। तीनों पक्ष को जो है 9 से गुना कर दो। 9 से गुना करने पे 9 गायब हो जाएगा बीच में से। तो हम लोग तीनों पक्ष को 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलो तो 9 से गुना करने की वजह से क्या हो गया, ये 9 और 9 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा बीच में 5 F-32। तो आप तीनों पक्ष को क्या करो, 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग दोगे तो आएगा 30 × 9 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन 5 टाइम्स F-32 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन 35 × 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, चलो
बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो देखो क्या आएगा इसकी वजह से क्या आएगा, ये 5 जो है इसको काट देगा 6, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 5 जो इसको काट देगा 7। तो देखो कितना आएगा इंप्लाइज, तो 9 6 जा होता 54, 54 इज ठीक है लेस देन f माइनस 32 एंड f माइनस 32 इज लेस देन 9 7 जा होता है 63। चलो अब f तक पहुंचने के लिए हमको इस माइनस 32 को रास्ते से हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पक्ष में 32 जोड़ देते हैं, तीनों पक्ष में 32 जोड़ देते हैं, तीनों पक्ष में 32 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तीनों पक्ष में तुम 32 को जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो 54 और 32 हो गया तुम्हारा 86 लेस देन, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये तुमको बीच वाला f आ गया। ठीक है, और 63 और 32 कितना हो जाएगा तुम्हारा 95। तो देखो अब क्या हुआ, ये f क्या सूचित करता है, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर सूचित करता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये जो दो एक्सट्रीम एंड आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये दोनों हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर in degree Fahrenheit, range of temperature in degree Fahrenheit, in degree Fahrenheit, Fahrenheit will be between किसके किसके बीच, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ठीक है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से मैं तुमको समझा देता हूं कैसे कैसे हमने किया सारा प्रोसेस। ठीक है, तो देखो हमको सवाल में क्या दिया था कि टेम्परेचर जो है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये हमको रखना है 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो हमको पता है कि C जो है सेल्सियस में तापमान को डिनोट करता है, तो ये जो सेल्सियस में जो तापमान है ये 30 और 35 के बीच में होना चाहिए, इससे हमने ये सूत्र बना लिया। अब देखो C का एक फॉर्मूला दिया हुआ है सवाल में 5/9 f-32, तो हमने इस C के जगह पर उस फॉर्मूले को बैठा दिया 5/9 f-32। अब देखो जब यहां C होता है तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड सेल्सियस में होता है, तो अगर यहां पे हम किसी तरह F तक पहुंच जाएं तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड जो नया हमको मिलेगा वो हमको फ़ारेनहाइट में दे देगा सब कुछ। तो इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले 9 से गुना किया गया। ठीक है, तो तीनों पक्ष को 9 से गुना किया गया, तीनों पक्ष को 9 से गुना किया गया, उसके बाद फिर तीनों पक्ष को 5 से भाग दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया गया, फाइनल स्टेप में तीनों पक्ष में 32 जोड़ दिया गया। तो ऐसा करने से हम लोग क्या हुआ कि हम लोग जो है डायरेक्टली इस F तक पहुंच गए, और F यहां पे लिखा गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो दो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी बिटवीन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इस बार हम लोग को उल्टा करना है। तो देखो क्या बोलता है, ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पिछले सवाल में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था रेंज, इस बार तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो बोलता है व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस में उसको चेंज करना है, और फॉर्मूला आपको दिया गया इस बार यूज करने के लिए F = 9/5 C + 32, F = 9/5 C + 32। तो एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य में रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर निकालना है, यानी रेंज निकालना है। फॉर्मूला यूज करना है आपको F = 9/5 C + 32। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, पिछला सवाल अगर अच्छे से समझ गए होगे तो ये भी बन जाएगा। तो इस बार टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको रखना है 68 और 77 के बीच में। तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन is to be
kept between, ठीक है, तो क्या था मेरा दो रेंज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं देयरफॉर जो मेरा जो फ़ारेनहाइट जो है जो F से डिनोट होता है वो किसके किसके बीच होगा, 68 और 77 के बीच। चलो अब सवाल में तुमको सूत्र क्या दिया, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। चलो इस फॉर्मूला को लगा दो, तो इस फॉर्मूला को अगर तुम लगाओगे तो बीच में जो F है इसको हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देते, तो क्या आएगा 68 इज लेस देन 9/5 C प्लस 32। चलो अब क्या करो, तीनों पक्ष में से 32 को घटा दो, ठीक है, तो तीनों पक्ष में से 32 को घटा देते हैं, तो 68 माइनस 32 इज लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 इज लेस देन 77 माइनस 32, ठीक है। तो देखो 68 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, तो 68 में से 32 जाएगा तो होगा 36, ठीक है, इज लेस देन ये 32 कट गया, इधर आ जाएगा 9/5 C इज लेस देन 77 में से 32 जाएगा तो हो जाएगा 45। चलो अब क्या करना है हमको, जो है इस 9 और 5 को रास्ते से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पक्ष को पहले 5 से गुना कर दो, तो तीनों पक्ष को 5 से गुना कर दो, तो 36 इंटू 5 इज लेस देन 9/5 C इंटू 5 इज लेस देन 45 इंटू 5, ठीक है, तो ये 5 और 5 कट गया, ठीक है। अब क्या करो, खाली बचा बीच में 9C, तो तीनों पक्ष को जो है 9 से भाग दे दो, तो तीनों पक्ष को 9 से भाग दिया जाए, तो 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज लेस देन 9C डिवाइडेड बाई 9 इज लेस देन 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो 9 से कट गया ये 4 और ये 9 से कट गया ये 5 और ये 9 और 9 कट गया, तो आपको क्या आ गया, आपके पास आया 5 4 जा होता है 20, तो आपके पास आ जाएगा 20 C 25। तो इसका मतलब है जो बीच में C आ गया, तो ये दो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होगा वो सेल्सियस में होगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर in degree Celsius, in degree Celsius, in degree Celsius must be between, must be between कितना कितना के बीच, तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो क्या क्या किया गया इस सवाल में, तो हमको दिया हुआ था कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, F जो है वो 68 से बड़ा होगा, 77 से छोटा होगा। अब सवाल में तुमको दिया हुआ F बराबर है 9/5 C प्लस 32, तो इस F के जगह पे हमने उस फॉर्मूले को लगा दिया 9/5 C प्लस 32, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमको C तक पहुंचना है, क्योंकि C तक जैसे पहुंचेंगे हमको रेंज ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस से मिल जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले काम किया गया 32 को घटा दिया गया तीनों पक्ष में से, तो तीनों पक्ष में से तुम देखोगे 32 को घटा दिया गया, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास आया 36 लेस देन 9/5 C इज लेस देन 45। अब तीनों पक्ष में से 5 को गायब किया गया, 5 को गायब करने के लिए 5 से गुना कर दिया गया, ठीक है, तो यहां पे देखोगे तुम 5 से गुना किया गया, और उसके बाद 5 से गुना करने के बाद जो 9C बचा, तो इस 9 को हटाने के लिए 9 से भाग दे दिया गया, तो तीनों पक्ष को तुम देखोगे 9 से भाग दे दिया गया, तो फाइनली जो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 20 से बड़ा है C और 25 से छोटा है C। इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में जो हमारा जो रेंज होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमको सॉल्यूशन का टेम्परेचर रखना होगा, ठीक है। चलो तो इससे पहले वाला सवाल और ये सवाल बिल्कुल एक जैसे सवाल थे। पिछले सवाल में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको चेंज करना था, रेंज ऑफ टेम्परेचर को इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था।
चलो आज के क्या कहते हैं वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA बटा CA इंटू 100 वेयर MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का IQ कैलकुलेट करने का हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ, IQ बराबर होता है MA बटा CA इंटू 100, जहां पर MA आपका मेंटल एज होता है और CA आपका क्रोनोलॉजिकल एज होता है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि अगर IQ जो है 80 और 140, 80 के बराबर या उससे बड़ा, 140 के बराबर या उससे छोटा हो, किसके लिए? फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि अगर 12 साल के क्या कहते हैं उम्र के बच्चों का IQ जो है 80 से लेकर के 140 तक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उनके मेंटल एज का रेंज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कुछ बेसिक आपको बता देते हैं, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क होता है। क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है ये हमारा एक्चुअल एज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का क्या कहते हैं जन्म 2011 में हुआ है, तो अभी 2025 चल रहा है, तो उसका एक्चुअल एज कितना होगा? 14 साल होगा। इस ही एक्चुअल एज को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं, CA। मेंटल एज जो होता है वो एक्चुअल एज के या तो बराबर होता है, या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, या तो उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी व्यक्ति का आप देखिएगा मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर चलता है। किसी किसी व्यक्ति का आप देखिएगा ना वो सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है, जैसे कि आप देखिएगा 8 साल का बच्चा जो है, ठीक है, वो जो है इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सब सॉल्व कर दे रहा है। इसका मतलब है कि 8 साल के बच्चे का जो मेंटल एज है वो 20 साल के बच्चे जितना है। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे का आप देखिएगा ना मेंटल विकास बहुत तेजी से होता है, तो उसका मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज्यादा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे में आप देखिएगा कि पोषण की कमी की वजह से, ठीक है, उसका जो मेंटल एज है वो क्या कहते हैं बुद्धि का विकास ना हो पाने की वजह से उसका मेंटल एज जो है वो कम रह जाता है। तो कई बार आप ऐसा देखिएगा कि एक 14 साल का क्या कहते हैं जो लड़का है उसका बिहेवियर जो है बिल्कुल 4 साल के बच्चे जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज होता है और मेंटल एज जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा डेवलपमेंट माइंड का किस तरह हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में जो है हमको क्या दिया हुआ वो देखा जाए। सबसे पहले इस सवाल में आपको एक IQ का फॉर्मूला दिया हुआ है। IQ बराबर होता है MA बटा CA इंटू 100। चलिए अब आपको पहले ही बताया कि मेंटल एज हो गया MA और CA हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, चलो दूसरा चीज जो आपको इस सवाल में दिया हुआ है कि IQ जो है, ठीक है, एक ग्रुप का IQ जो है, कौन से ग्रुप का? ऐसे ग्रुप जिनमें कि 12 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। तो 12 साल के बच्चे यानी कि इनका जो एक्चुअल एज है यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज है वो 12 साल है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का जो IQ है वो कहां से कहां तक है? वो 80 से लेकर के, ठीक है, 140 तक है। तो आपसे बोल रहा है कि आप जो है इस डेटा और इस डेटा की मदद से मेंटल एज का रेंज निकालिए। यानी कि अगर 12 साल का बच्चा होगा जिसका IQ 80 से लेकर 140 है, जहां पे IQ का फॉर्मूला MA बटा CA इंटू 100 है, तो MA कहां से कहां तक होगा ये हमको निकालना है, रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो देखिए एक व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि यानी कि IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, मापन का सूत्र यह है जहां पर MA मानसिक आयु और CA कालानुक्रमी आयु यानी कि कालानुक्रमी आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी एक्चुअल एज। तो यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ 80 से लेकर 140 तक है, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एक्चुअल में निकालना है कि MA जो है वो कितना से कितना के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वापस से बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, IQ जो है 80 से लेकर 140 तक है। चलो तो हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है IQ जो है वो 80 के बराबर या उससे बड़ा है, 140 के बराबर या उससे छोटा है। चलो ये पहला डेटा दिया हुआ है। चलो अब IQ का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। तो IQ का फॉर्मूला क्या दिया है सवाल में? IQ बराबर है MA बटा CA इंटू 100। ठीक है, तो IQ बराबर दिया हुआ है MA बटा CA इंटू 100। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को इस ऊपर वाले इन इक्वेशन में बैठा देते। तो IQ के जगह पे हम लोग लिख देते हैं MA बटा CA इंटू 100।
तो आपके पास आएगा 80 इज लेस देन इक्वल टू MA बटा CA इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। चलिए अब मेंटल एज का हमको रेंज निकालना है। क्रोनोलॉजिकल एज ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है बच्चे का एक्चुअल एज होता है। तो बच्चे का एक्चुअल एज क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको सवाल में यहां पर देखिए दिया हुआ है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनका जो एक्चुअल एज है वो 12 साल का है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, CA के जगह पे 12 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 80 इज लेस देन इक्वल टू MA बटा 12 इंटू 100 और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 140। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना, हमको MA तक पहुंचना है। तो MA तक पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, तीनों पक्ष को जो है 12 से गुना कर दीजिए। तो तीनों पक्ष को 12 से गुना करोगे तो तीनों पक्ष को हमने 12 से गुना कर दिया, तो 12 कैंसिल हो गया। अब बीच में क्या बचा, MA इंटू 100। अब क्या करो, तीनों पक्ष को 100 से भाग दे दो। तो 100 से भाग दे देते हैं। तो देखो इसकी वजह से ये 100 और 100 कट गया, बीच में खाली बच गया MA। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 12 गुने 80। तो ये एक शून्य काट दो, 12 अठे 96 होता है, तो 9.6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 12 अठे 96 तो 96 डिवाइडेड बाई 10, 96 डिवाइडेड बाई 10 9.6 होता है तुम्हारा। ठीक है, चलो इधर कितना आएगा, इधर भी तुम्हारा एक शून्य कट गया। और 14 गुने 12 कितना होता है, तो 14 गुने 12 तुम्हारा होता है 168। और 168 को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 16.8। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू 16.8। ठीक है, तो मेंटल एज कितना से कितना तक होगा, 9.6 ईयर्स टू 16.8 ईयर्स। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स will be from 9.6 years to 16.8 years। ठीक है, यहां पे इस तरह का आंसर क्यों लिखा गया है, तुमको याद होगा पिछले वाले में हम लोग हमेशा लिखते थे शुड बी बिटवीन, यहां लेकिन यहां बिटवीन नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे तुम इक्वल भी हो, तो तुमको 9.6 को भी लेके चलना है। इसलिए हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम, यानी कि 9.6 से स्टार्ट होगा फ्रॉम और टू 16.8 पे जाके खत्म होगा, क्योंकि 16.8 के बराबर भी हो। ठीक है, और यही अगर क्या कहते हैं, खाली अगर इस तरह रहता 9.6 MA 16.8, तब हम लोग लिखते बिटवीन, क्योंकि उस टाइम 9.6 और 16.8 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो जो कि यहां पे आपको इस चिन्ह का उपयोग किया गया, इसका मतलब है कि 9.6 और 16.8 को इंक्लूड करते हुए चलना है। तो हमारा जो भी मेंटल एज होगा वो 9.6 ईयर्स से लेकर के 16.8 ईयर्स तक होगा। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से क्या कहते हैं, समझा देते हैं कैसे कैसे हम लोग सवाल को किए। तो सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में तुमको दिया हुआ था कि किसी 12 साल के बच्चे के IQ जो है 80 से लेकर के 140 तक है। ठीक है, तो इसका मानसिक आयु क्या होगा। ठीक है, मानसिक आयु का हमको रेंज निकालना है। तो हमने क्या किया, IQ जो कि सवाल में पहले ही दिया हुआ MA बटा CA इंटू 100, तो हमने इस IQ के जगह पे फॉर्मूला लगा दिया MA बटा CA इंटू 100। अब क्या करना है, CA हमको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, बच्चे का एक्चुअल एज जो है 12 साल है, तो हमने उसको 12 साल यहां पे बैठा दिया। अब 12 से गुना कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ताकि ये 12 और 100 से मुक्ति मिल जाए। तो 12 से गुना किया गया पहले और 100 से डिवाइड किया गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बीच में खाली आ गया MA, और इधर दोनों एक्सट्रीम एंड पे क्या आ गया, एक आ गया तुम्हारा 9.6 और एक आ गया 16.8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि जो भी मेंटल एज होगा स्टूडेंट का वो कहां से कहां तक होगा, 9.6 से लेकर के 16.8 ईयर्स तक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। चलो चलो फिर तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करना। ठीक है, और
कोशिश करो कि क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस चैनल को शेयर किया जाए, खुद भी सब्सक्राइब करो और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को भी बोलो कि क्या कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर ये लिख करके भेजो कि क्या कहते हैं तुमको वीडियो सब कैसा लग रहा है, अच्छा खराब जो भी है, जैसा भी आपका कमेंट है वो जरूर क्या कहते हैं पोस्ट करें। और अपने नोटिफिकेशंस को क्या कहते हैं हमेशा ऑन करके रखो, ताकि कोई भी अपडेट हमारे चैनल पर डाला जाता है तो वो तुम तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, चलो फिर तो हर दिन की तरह क्या कहते हैं इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि क्या कहते हैं आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। चलो फिर अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।